Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 8th June, so let's get started. आज द हिंदू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं. देर आर सम प्रीलिम्स लेवल टिडबिट्स, तो वो हम लास्ट में देखेंगे. लेकिन उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी कुछ काम का है जो हमें जानना चाहिए. एंड कल संडे को मैंने आपके साथ कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ शेयर किए थे और मैंने कल लेक्चर ना बनाकर ये डायरेक्टली आपके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था. ओके और ये सभी एमसीक्यूज़ बेस्ड थे ऑन दी करंट अफेयर्स जो हमने इस वीक में पढ़ा है जितना भी. ऑलराइट, तो या तो आप उसे टेलीग्राम चैनल पर ही अटैम्प्ट कर लीजिए, बट नेक्स्ट संडे से क्या होगा दैट आई वुड बी गिविंग यू अ प्रॉपर क्वेश्चन पेपर ऑफ 25 एमसीक्यू अलॉन्ग विथ ओएमआर शीट. अगर आपने पूरे वीक करंट अफेयर अच्छे से किया है जिसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन, प्रीलिम्स एक्स्ट्रा. इसकी फ़ाइल मैंने कल आपको शेयर कर दी थी बट मैंने उसका लेक्चर अपलोड नहीं किया था कल, वो मैं आज कर दूंगा. एंड उसके अलावा टेलीग्राम में जो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स देता हूँ वो तीनों चीज़ें मिलाकर हम 25 क्वेश्चन का टेस्ट हर संडे किया करेंगे. ओके और मेंस की तैयारी वो आपकी न्यूज़ डिस्कशन के साथ साथ हो रही है जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं इसमें. और इसके अलावा हम ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड मेंस 450 प्लस जल्दी स्टार्ट करेंगे. ओके तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले है यहाँ पर यूएस सेक्शन 301. अब इसके अंडर में इसने इंडिया को क्या वार्निंग दी है, नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया के साथ 53 अदर कंट्रीज़, दैट वी विल इम्पोज 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन योर प्रोडक्ट्स बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें फोर्स लेबर का इस्तेमाल हो रहा है. ओके तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सेक्शन के बारे में बताऊंगा और हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. तो ना तो आप जीएसएम का कुछ सॉर्ट आउट कर पाए थे, इसमें हमें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगता था जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे, वो भी ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था एंड हमारी सरकार उस पर कुछ कर नहीं पाई थी, तो वो जा चुका है. अब इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें जो क्राइटेरिया हुआ करता था ना कि आखिर क्यों, किस बेसिस पर आप हम पे इस तरह के एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकते हो या सैंक्शंस लगा सकते हो, तो उसमें मोस्टली सिर्फ 4 ही फैक्टर्स थे. फर्स्ट इज़ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स. अगर आप किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि वर्ल्ड में देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके कोई भी कंट्री टैरिफ नहीं लगाएगी किसी में रुकावट करने के लिए. अगर आप उसका वायलेशन करते हो तो यूएसए आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट जिसके लिए चाइना फेमस रहा. चाइना ने अधिकांश जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना आज तक वर्ल्ड में, वो उसने बनाए हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू. रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ लाइक कि एक बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट से लो, उसके बाद उसके सारे पुर्जे खोलो और एक एक पुर्जा कॉपी करो और बनाओ और फिर से असेंबल करके फिर वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो अपने चीप लेबर का इस्तेमाल करते हुए. जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उससे भी कम कॉस्ट में आप ये प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में कॉम्पीट करते हो. ओके और ये चीज़ें वो कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन करके या थेफ्ट करके करता था. उसी तरीके से इनएडिक्वेट कॉपीराइट या पेटेंट एनफोर्समेंट हो आपके यहाँ तो भी आपका नाम इस रिपोर्ट में आता है. और इंडिया का बार बार इसलिए आता रहा क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया में हमारी कई जो ड्रग्स हैं, ओके ड्रग्स मतलब मेडिकल दवाइयाँ वगैरह, कि गवर्नमेंट इन पे ज़बरदस्ती कंपलसरी लाइसेंस दे देती है अपने यहाँ की कंपनीज़ को और हमें जो पेटेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है. अब हमारी गवर्नमेंट इसलिए दे देती थी बिकॉज उनका कहना है कि कंपनीज बदमाशी करती हैं, वो एवरग्रीनिंग करने की कोशिश करती हैं कि दवाई का जो भी पुराना केमिकल फार्मूला रहा होगा उसमें छोटे से माइनर से चेंजेस कर देते हैं उसके केमिकल फार्मूला में और कहते हैं कि ये एक न्यू इन्वेंशन है, हम फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप हमें फिर से 20 ईयर्स के लिए पेटेंट दे दीजिए. इसी को कहते हैं एवरग्रीनिंग. फिर जब पेटेंट एक्सपायर होने जाता है 20 साल बाद तो ये लोग फिर से थोड़ा सा माइनर सा चेंज करेंगे दवाई के फार्मूले में और कहेंगे कि ये नया प्रोडक्ट है फिर से पेटेंट दे दो. तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ कंपलसरी लाइसेंसिंग जैसी चीज़ें लाई थी कि हम इसके इन मेडिसिन के पेटेंट का टेन्योर ख़त्म होने के बाद इसमें जेनेरिक वर्जन बना सकते हैं. तो यूएसए हमेशा शिकायत करता रहा दैट इंडिया में पेटेंट की जो एनफोर्समेंट है वो काफ़ी वीक है और इसलिए हमारा नाम इस रिपोर्ट में आता रहता था. नेक्स्ट इज़ फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. अब फोर्स से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए हम यूएसए से कोई हेलीकॉप्टर कोई फाइटर जेट खरीद रहे हैं, अब उसमें हम ये कंडीशन रख दें कि अगर हम आपसे 36,000 करोड़ के जेट्स खरीद रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए ताकि अगर मान लीजिए हमने आपसे 120 जेट्स खरीदे हैं तो इसके बाद बनाने वाले और जितने जेट्स हमें चाहिए होंगे वो हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें उसकी, तो आप हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए.
राइट। तो इस तरह का भी अगर आप फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कंडीशन रखते हो तो भी वो आपको इस रिपोर्ट में दैट इज़ 301 में डाल देता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी डिजिटल सर्विस टैक्सेस। अब ये इसलिए क्योंकि आप ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है ये चीज़ें, लेकिन जो फॉरेन कंपनी अर्न कर रही है इंडिया से, आपने सब्सक्रिप्शन किया, उसके पास पैसा गया, तो ये जो आपका पैसा गया उस पर सरकार चाहती है कि कंपनी जो अर्न कर रही है उस पर टैक्सेस लगाए जाएं। और अधिकांश ये जो कंपनीज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, ये सब अमेरिकन टेक फर्म्स हैं, इनको काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, गूगल वगैरह पे भी जो एडवर्टाइजिंग की जाती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, उस पर गवर्नमेंट टैक्स की बात करती है, तो ये लोग कहते हैं नो नो दिस इज़ नॉट फेयर। तो इस बेसिस पर भी वो इंडिया को इस रिपोर्ट में बार बार इंक्लूड करता आया है। लेकिन अब जो हुआ है वो हुआ है फोर्स लेबर के क्राइटेरिया में। तो इन चार में तो वो क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है, हाँ नहीं था पहले। लेकिन यूएसए ने क्या किया है, इन अर्ली 2026 तीन और क्राइटेरिया ऐड करें, जिसमें से एक है फोर्स लेबर रेगुलेशन, इन्वेस्टिगेटिंग 60 ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स रिगार्डिंग गैप्स इन प्रोहिबिटिंग और एनफोर्सिंग द बैन ऑन गुड्स मेड विद फोर्स लेबर। ओके, तो यहाँ पर इंडिया इस कैटेगरी में आया है। ये फोर्स लेबर को इसलिए रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कंपनीज भी क्या करती हैं, ऐसी कंट्री में जाना पसंद करती हैं जहाँ पे लेबर लॉज बहुत वीक हो सके तो लेबर को एक्सप्लॉइट भी कर सके कंपनीज, और अपना बिजनेस और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। ओके, तो इस तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, यूएसए, ईयू, इनमें लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ना करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर लॉज थोड़े वीक होंगे। तो वो इस चीज़ को रोकने के लिए भी कहते हैं कि फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए आपकी कंट्री में, वरना हम आपके गुड्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। वो सब इसीलिए, जैसे जो CBAM का कंसेप्ट था ना, बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बस वही रीज़न यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि उसको आपके देश के लेबर से या ह्यूमन राइट से कोई ज़्यादा सिंपैथी है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी। अब देखिए, इसका मेन टारगेट था चाइना, कि चाइना चीज़ों का इतना ओवर प्रोडक्शन कर देता है स्टील वगैरह का, कि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में वो डंप करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो प्राइसेस इतने गिरा देता है कि दूसरे जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल मार्केट से बाहर ही हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर स्टील, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन टेक, आज सोलार पैनल्स के रेट जो इतने नीचे आए ना, वो इसलिए आए कि चाइना में इसका बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हुआ है। और ये कंपनीज ओवर प्रोडक्शन क्यों करती हैं, वो इसलिए भी करती हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनको मैसिव सब्सिडीज़ देती है। वो सब्सिडीज़ देती है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो पैसा, या ज़मीन के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी तरह के रॉ मटेरियल के फॉर्म में। ओके, अब ये चाइना पे प्राइमरीली टारगेट कर रहा है, बट क्या ये इंडिया की भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो हमारी स्कीम है उसको टारगेट नहीं करेगा? हम भी तो उसमें तरह तरह के बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, ताकि हमारे यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़े, राइट। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे बात आ जाती है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को फॉलो करें, ठीक है, या यूएस के डिक्टेशन को फॉलो करें, राइट। हम PLI जैसी स्कीम चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा गोल यही है कि हम यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर सकें। और उसी तरीके से फिर तीसरा इन्होंने नॉर्म ऐड किया, कंट्री स्पेसिफिक फाइल। तो इन्होंने यहाँ पर जो कंट्री 54 कंट्रीज़ को टारगेट किया है। द टारगेट इन्वेस्टिगेशंस इनटू डिजिटल ट्रेड प्रैक्टिसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड IP प्रोटेक्शन इन नेशंस लाइक ब्राज़ील, वियतनाम एंड इंडिया। ओके, सो पहले ये 4 नॉर्म्स थे, अब इन्होंने 3 नॉर्म और ऐड किए और इंडिया उसमें फोर्स लेबर वाले उसमें फंस गया। ओके, इसलिए मैं कह रहा था उस टाइम जब मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, ओबामा के टाइम पे जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये लोग लेकर आए थे, उसमें नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट थे, तो हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन RCEP जब चाइना लेके आया था तो हमने सोचा था इसमें तो नॉर्म्स वैसे ही बहुत वीक होंगे, क्योंकि चाइना खुद ही इतना वायलेशन करता है चीज़ों का। ओके, इसमें एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत वीक होंगे, इसमें लेबर नॉर्म्स बहुत वीक होंगे, तो हम ये ज्वाइन कर सकते हैं। बट बात ये थी कि हमारे जो FTAs थे जो हमने पहले किए थे, स्पेशली आसियान कंट्रीज़ के साथ, तो उनका रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया था कि हमारे इंपोर्ट बहुत मैसिवली बढ़ गए थे, लेकिन एक्सपोर्ट हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए थे। ओके, तब जाके फिर मोदी सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सारे FTAs को एबॉलिश करते हैं और हम फिर से स्टार्टिंग से न्यू FTA साइन करना शुरू करेंगे। फिर वो आगे चल के UAE के साथ हमने साइन किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, फिर ये अभी US के साथ और फिर UK के साथ। ओके, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें
डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहती हैं, यहाँ पे नॉर्म्स थोड़े वीक होते हैं तो कंपनीज़ यहाँ आके प्रोडक्शन करना पसंद करती हैं। लेकिन ट्रम्प और इवन अब तो ईयू भी ये चाहता है कि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट ना हो, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन 301। अब इस पे लंबे चौड़ी बोल बच्चन भी दिए जा सकते थे, लेकिन मैंने आपको उतना ही बताया जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए काम का है। ओके, खान सर इंस्टीट्यूट इन फ्रेश ट्रबल, फायर सेफ्टी शॉर्टकमिंग्स। अब अचानक से फायर सेफ्टी वाले भी जाग उठे। ओके, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेकंड फ्लोर पे फायर लगी थी 4 दिन पहले। ओके, लगाई गई थी जानबूझ के, ताकि वो सारे फाइल सबूत वगैरह जला दिए जाएं जो कोएम्प नाम की यूजलेस कंपनी को आपने सीबीएसई वगैरह का टेंडर दिया था। ओके, लेकिन खान सर के पीछे अब सब इतना हाथ धो के पड़े हुए हैं, और वो उन्होंने जब से हॉस्पिटल खोला था ना, तब से ये प्रॉब्लम उनकी शुरू हो गई थी। उन्हें तब से धमकियाँ आने लगी थी कुछ माफियाज़ के थ्रू कि आप पढ़ाना है पढ़ाओ, ये सब काम मत करो, बिकॉज ये सब उनके ब्लैक मनी का वाइट करने के तरीके हैं, हॉस्पिटल्स चलाना, कॉलेजेस चलाना, पॉलिटिशियंस के। ओके, और हमारे मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि देखिए हमारा आरसेप में जाने का कोई इरादा नहीं है, इवन हम उसको रिविजिट भी नहीं करना चाहते कि हम इसका पार्ट बने या ना बने। और हम इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमने बातें तो की बड़ी बड़ी मेक इन इंडिया ये वो, बट हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी तक बिल्ड नहीं कर पाए हैं। ओके, और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है तो वही नतीजे आएंगे वापस कि आपके यहाँ आने वाला इम्पोर्ट तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ऑलराइट देन, अब आप और देखिए इम्पोर्ट तो वैसे भी बढ़ेगा, चाहे आप आरसेप ज्वाइन करो या मत करो। और उस एग्जाम्पल आप चाइना का ही देख लीजिए कि चाइना का हमने बहुत प्रोपेगेंडा चलाया हमारे देश में सबने कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे, बट जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, $112 बिलियन का हो गया है। बट ये कह रहे हैं कि हम कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे कि हम इसको प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कर सकें, जैसे क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक कैपेसिटीज़। बट कैसे क्रिएट करोगे, कौन से रॉ मटेरियल हैं आपके पास? ना ईवी बनाने के रॉ मटेरियल्स आपके पास हैं डोमेस्टिक लेवल पे, ना ही सोलार पैनल बनाने के रॉ मटेरियल्स आपके पास हैं, ना हैवी मशीनरीज बनाने के रॉ मटेरियल्स आपके पास हैं। तो आप कैसे करोगे ये? ओके, सिर्फ बोल बच्चन करने के लिए, लिखने के लिए ठीक है, बट असल में कुछ नहीं है। क्रैकिंग डाउन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसमें वो हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं। इन दोनों पे मैंने एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो में, चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं चाहें तो। ओके, चलिए हम अगले टॉपिक पे चलें। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हों कि बिकॉज मेरा गोल आपको कंटेंट देना नहीं है, सिर्फ मेरा गोल है कि आपको हम उतना मेंटली ट्रेन कर पाएँ कि चीज़ें आपको रट्टा ना माननी पड़े, आपकी एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाए और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सको। यहाँ पे एक मेजर हैं अभिलाषा बराग, उनको यूएन का एक ऑनर मिला है। ऑनर इज़ जस्ट अबाउट जेंडर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपका कभी स्टेट वगैरह या कोई और एग्ज़ाम आप दो तो वहाँ पे पूछा जाता है। शी इज़ ऑल्सो इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, यूएन मिशन इन लेबनान में ये पोस्टेड थी। ओके, इन्होंने यहाँ पे कुछ बात की अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन, बट ऐसा कोई खास नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना हो। फॉर सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग, अब देखिए बहुत पहले 2013 में जब मैंने अपनी प्रोफेशन जस्ट स्टार्ट की थी, उस टाइम पे ऐसे सजेशंस दिए जाते थे कमेटी को कि जैसे आपने आतंकवादियों के लिए बनाया ना एनआईए, ओके, उसी की तर्ज पर आप इस ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए भी एक अलग से बॉडी बनाइए। और सरकार ने माना भी कि चलिए हाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बुरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। लेकिन फिर 2015 के आसपास जाके कहीं सरकार ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि इसके लिए अलग से बॉडी नहीं बनाते हैं, हम एनआईए को ही ये पावर दे देंगे कि आप ये ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस भी हैंडल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टेररिज्म। बट यहाँ पे बात है कि जब ये ट्रैफिकिंग से आप विक्टिम को बचा लेते हैं ना, बचा तो लिया आपने, बट आगे क्या, कैसे आप उनको रिहेबिलिटेट करेंगे? क्योंकि इवन फोर्स लेबर इसमें प्रोस्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं है, कुछ हैं जो विलिंगली अपनी मर्ज़ी से गई हैं, कुछ हैं जिनको ज़बरदस्ती पुश किया गया है। ओके, लेकिन आप जाते हो, आप रेट वेट डालते हो, उसके बाद उनके फोटोग्राफिंग, वीडियो इमेजिंग और ये सब करते हो, और उससे फिर उनकी वो जो डिग्निटी है हाँ वो हार्म होती है। ओके, बिकॉज सम आर डूइंग दैट विलिंगली, सम आर बीइंग फोर्स इनटू दैट। नाउ दिस विक्टिम ऑफ commercial and sexual exploitation, they were treated as a criminals rather than victims or survivors. In the absence of comprehensive victim protection plan, made rescue and rehabilitation efforts ineffective. Okay,
सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें एनआईए की तर्ज पे एक सेपरेट बॉडी बनानी चाहिए जो इन केसेस को हैंडल करेगी, और सेकंड कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इनैक्ट करना चाहिए विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। In December 2015, Supreme Court disposed the petition when government committed to establishing an organized crime investigation agency। ठीक है, OCIA इस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं जो सरकार ने कहा था हम बनाएंगे, बट ये प्रपोजल बाद में ड्रॉप कर दिया गया और उन्होंने एम्पावर कर दिया NIA को टू इन्वेस्टिगेट द ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस इन 2019। ओके, तो ये दो मैटर हैं इसमें बस आपके काम के। और यहाँ पर एक सेक्शन होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट which governs what happens after a person is removed from a brothel during the raid। कि आपने रेड से या ब्रॉथल से उसको बचा तो लिया, लेकिन इसके बाद क्या करें, बिकॉज देर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान। बस ये दो पॉइंट इसमें से याद रखिए, इसमें और कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। ये फालतू की बोल बच्चे नहीं है यहाँ पर कि हम एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट विच शुड बी हेडेड बाय ऑफिसर ऑफ DSP रैंक। ओके, एंड देन विक्टिम्स जो होती हैं उनको अरेस्ट ना किया जाए, वर्बल या फिजिकल अब्यूज़ ना किया जाए, फोटोग्राफ ना किया जाए, फिल्म ना किया जाए उनको। ओके, विक्टिम्स शुड नॉट बी केप्ट इन लॉकअप्स और डिटेन्ड ओवरनाइट इन पुलिस स्टेशन, जो कि जनरली इस तरह की रेड में होता है। ओके, और उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल केयर, काउंसलिंग, एंड दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विदाउट डिले। एनीवे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ कि शैडो फ्लीट्स क्या होती हैं आखिर, ओके, और ये क्यों इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। आज वर्ल्ड का काफ़ी सारा जो ट्रेड हो रहा है ओशियंस में वो इनके थ्रू हो रहा है, शैडो फ्लीट्स के थ्रू। तो ये क्या होती हैं। एंड सेकेंड इज़ IMO के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बाकी इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है। द क्रक्स सिर्फ इतना है कि आखिर क्यों शैडो फ्लीट ज़्यादा यूज़ की जा रही है, इवन इंडिया भी यूज़ कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज आखिर ये होती क्या है। शैडो फ्लीट, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डार्क और ग्रे फ्लीट। दे रेफर टू ग्लोबली डिस्पर्स्ड ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ एजिंग कमर्शियल मर्चेंट वेसल्स। अब देखिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी वगैरह का नहीं है, ठीक है, फोकस ऑन द कमर्शियल मर्चेंट वेसल्स जो ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं। और ये मोस्टली वैसे नहीं होते कि नए हैं, आपने खरीदे हैं, आपने चालू किया, नहीं, ये मोस्टली होते हैं जो ऑलमोस्ट रिटायर कर चुके होते हैं, ठीक है, कि चलो हो गई इनकी एज हो गई है, अब नए खरीदेंगे, इनको फेंक दो। तो इनको फेंक दिया जाता है और फिर इनको जैसे ब्लैक मार्केट में चीज़ें ऑपरेट करती है ना, बस उसी तरीके से। तो दे यूटिलाइज डिसेप्टिव मैरीटाइम प्रैक्टिसेस टू ट्रांसपोर्ट द सैंक्शनड commodities such as crude oil from Russia, Iran और Venezuela while concealing their origin, ownership and destination। अब ये शिप्स जो होती हैं, ये जो फ्लैग होता है ना, देखिए फ्लैग होता है और एक होता है ऑटोमेटेड सिस्टम जो इनकी लोकेशन वगैरह को ट्रैक करता है। ये लोग फ्लैग भी बार बार चेंज करते रहते हैं बीच में, ताकि ये समझ में ना आए कि ये शिप के कहाँ से आ रहा है, किस देश से, किस देश की ओनरशिप है इस पर, और ये इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कि ये जा कहाँ रहा है। तो ये लोग इसको चेंज करते रहते हैं और ये पकड़े ना जाएं इसके लिए ये लोग अपना जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं कि इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती है। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि इंडियन नेवी हो या दूसरी नेवी हो, फिजिकली ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं इस तरह की शिप्स को, ठीक है, क्योंकि ये लोग अपना सिस्टम बंद करके चलते हैं। ओके, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वही है। फर्स्ट इज AIS डिसेबलिंग एंड स्पूफिंग। दी शिप्स रूटीनली स्विच ऑफ देयर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर्स टू गो डार्क or engage in global navigation satellite system spoofing to broadcast the fake coordinates। Second is flag hopping। ये flag change करते रहते हैं। They frequently change their nationality to open registries with lax oversight। ओके, कभी ये गैबॉन का फ्लैग लगा लेंगे, कभी कोमोरोस का लगा लेंगे, कभी सैरालियोन का लगा देंगे, और जब इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि इस फ्लैग की आ रही शिप को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो वो स्विच कर जाते हैं न्यू फ्लैग पे इमिडिएटली, क्योंकि इनकी लॉयल्टी किसी कंट्री की तरफ नहीं होती। दे आर लाइक अ फ्रीलांसर। ओपेक शेल ओनरशिप, जैसे शेल कंपनीज होती हैं वैसे ही ट्रू ओनरशिप इज हिडन बिहाइंड ए कॉम्प्लेक्स मेज ऑफ सिंगल वेसल शेल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ज्यूरिसडिक्शन विथ मिनिमल कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। ठीक है, जैसे UAE के फ्री जोन होते हैं, हांगकॉन्ग के, इवन अमिताभ बच्चन पे भी जब उसका, मुझे वो फाइल्स का नाम याद नहीं आ रहा, के नाम से ही कुछ था, 2013 की बात है, तब उनका भी एक नाम आया था कि उन्होंने कहीं 1.5 करोड़ कुछ का शिप खरीदा था, फिर बाद में उसको ही आग लगवा दी और इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लिया था, तो वो उनका कुछ उसमें नाम आया था उस डिस्क्लोज में ब्लैक मनी का। हाई सी शिप टू शिप ट्रांसफ़र। दिस सैंक्शनड ऑयल इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टैंकर्स इन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड
ब्लेंडेड विद नॉन सैंक्शनड ऑयल टू फॉल्सिफाई इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है, ठीक है, रशिया पर सैंक्शन है, कुछ टाइम पहले तक वेनेजुएला पे भी सैंक्शंस थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि नॉन सैंक्शन कंट्रीज़ का जो ऑयल होता है जो सस्ता मिलता है उनको, ठीक है, किस पे सैंक्शन लगे तो वो सस्ता ही बेचना पड़ेगा उन्हें, तो फिर उसको ये लोग इंटरनेशनल बॉर्डर में ले आते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आ जाते हैं, फिर वहाँ से टैंकर्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ इलीगली है, ये सब डार्क वे में चलती है, इसका कोई ओनरशिप नहीं होती, इसकी कुछ नहीं होता है। ओके, कंसर्न्स क्या है इसमें? सबसे पहला कंसर्न है कि इसी वजह से रशिया पे लगने वाले जो सैंक्शंस थे वो इनफेक्टिव हो गए, वरना आज तक ये वॉर क्यों चल रही है यूक्रेन पे, कहाँ से आ रहा है रशिया के पास पैसा? दे अलाउ हैविली सैंक्शनड इकॉनमीज टू सस्टेन देयर स्टेट रेवेन्यूज़, और वो अपनी वॉर सस्टेन कर रहा है आज तक रशिया, इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजिंग वेस्टर्न इकोनॉमिक वॉरफेयर। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डिजास्टर, एनवायरमेंटल रिस्क। अब अगर ये ऑयल टैंकर्स वगैरह स्लिप कर जाएं वहाँ ओशंस में, तो फिर इनमें किस पे जिम्मेदारी आएगी कि आप इस मैस को क्लीन कीजिए? अगर किसी कंट्री का है तो उस कंट्री से आप डिमांड कर सकते हो कंपेंसेशन, आप डिमांड कर सकते हो उससे कि आप इसको क्लीन अप कीजिए, बट यहाँ पे किससे करेंगे? मोस्ट शैडो वेसल्स आर ओवर 15 to 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब उनकी जो कमर्शियल रिटायरमेंट एज होती है, एंड दे लैक मेंटेनेंस बिकॉज दे ऑपरेट विदाउट स्टैंडर्ड इंश्योरेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल ग्रुप। A massive oil spill on high sea would leave coastal states with zero financial recourse. अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये इस तरह की शिप्स बिना ओनरशिप के कौन ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी आपके पॉलिटिशियंस ही होते हैं, हमारे देश में नहीं, हर देश में। ओके, ये सारा ब्लैक का काम वही कर रहा है। अफ्रीका में आप कहते हो सबसे ज़्यादा कि गोल्ड स्मगलिंग होती है, डायमंड्स तक स्मगल हो रहे हैं, ये आर्म्ड ग्रुप्स करते हैं। हाँ, आर्म्ड ग्रुप्स करते हैं, लेकिन किसके बिहाफ में करते हैं? किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी और पावरफुल पॉलिटिशियंस के बिहाफ में ही होता है ये सब। Indian connection. Now, following the Ukraine conflict, India became a major beneficiary of discounted Russian crude. Yes, a significant portion of this oil has been transported by a shadow network. Okay. However, Indian entities face growing compliance risk and secondary sanctions from Western regulator. अब अगर हमने शैडो शिप नेटवर्क के थ्रू अपना ऑयल मंगवा भी लिया रशिया से, और बीच में अगर कोई डिज़ास्टर हो गया, तो क्या बनेगी फिर? ठीक है, मतलब आप कैसे क्लेम करोगे कि हमने तो पेमेंट कर दिया था इतने ऑयल का, अब रशिया कुछ करके दे, कैसे भी करके इसको कंपेंसेट करे? नहीं करेगा। ठीक है, चलो आईएमओ के बारे में बस कुछ बेसिक पॉइंट जो हमारे प्रीलिम्स में काम आएंगे। फर्स्ट, इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन, ठीक है, 16 एजेंसीज हैं टोटल, उनमें से एक ये भी है। देन इट इज़ क्रिएटेड बाय अ कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1948, और इसने अपनी पहली मीटिंग करी थी 1959। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, मैंडेट आप खुद से पढ़ लेना। और इस पे शायद इस बार एक स्टेटमेंट दिया गया था प्रीलिम्स में। ये की कन्वेंशंस हैं जो ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ दिस सोलास 1974, मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इट सेट द मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर मर्चेंट शिप कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, ये मैंडेटरी करता है कि आपको अपना ये जो ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये लगाना होगा और ऑन रखना होगा। तो क्या ये सब शैडो शिपिंग पे लागू होगा? नहीं होगा, राइट। देन कम्स द मार्पोल कन्वेंशन 1973-78, ये करता है मराइन पॉल्यूशन के बारे में बात। इट रेगुलेट्स द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय शिप फ्रॉम ऑपरेशनल एक्सीडेंटल कॉजेज लाइक ऑयल, सीवेज, गार्बेज, एयर एमिशन एटसेट्रा। ओके, और STCW इट इज़ मोर अबाउट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, वॉच कीपिंग एटसेट्रा, नॉट इम्पॉर्टेंट। और UN क्लॉज अलाइनमेंट, तो यहाँ पे UN क्लॉज ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, दैट इज लॉ ऑफ सी। द IMO एक्ट एज द रेगुलेटरी बॉडी दैट एनफोर्सेज द स्पेसिफिक टेक्निकल रूल्स विद इन दैट स्पेस। ओके, तो ये इस बार एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट की तरह डाला गया था। नेक्स्ट इज ये अब आप खुद से पढ़ लेना इसको कि चैलेंजेस क्या हैं शैडो फीट में। ठीक है, एनफोर्समेंट गैप होता है क्योंकि कोई ओनर नहीं है, तो आप क्या एनफोर्स करोगे, किस पे करोगे। फिर जो रीसेंट रेजोल्यूशन लिए गए हैं यहाँ पर कि आपको ये सब इलीगल है, इस पर क्रैकडाउन करना होगा। और डिकार्बनाइजेशन गोल, क्योंकि हम डिकार्बनाइजेशन उन पे तो लागू कर सकते हैं जो लीगल तरीके से चल रही हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से चल रही हैं आप उन पर कैसे लागू करोगे। ओके, सो यहाँ पर ये एक कुछ काम का था जिसमें से मैंने आपको बता दिए हैं जो पॉइंट्स हमारे काम के हैं। अब हम चलते हैं अगले पे। देखिए, IMO आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करना है, प्रिपेयर करना है, और शैडो वाला आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, बस मैंने आपसे कहा था मैं आपको कभी एल नीनो एंड IOD ये एक्सप्लेन कर दूंगा। वो जब मैं आपको स्टैटिक का अभी रिवीजन मैं कल से करने वाला था, बट अभी मैंने नहीं किया है, ये क्वेश्चंस वगैरह बनाने में हम लगे थे। ओके, तो जब हम इसका रिवीजन शुरू करेंगे तो जो टॉपिक आपको नहीं आएगा आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ओके,
यहाँ पे कॉटन के बारे में बात है और इसी में एक बॉडी का भी नाम आएगा ऑफ कोर्स जब हम बीटी कॉटन्स वगैरह की बात करते हैं, GAC। ओके, तो इस पे शॉर्ट नोट मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप अपने नोट्स बनाते चलिए प्लीज़। ये शॉर्ट वाले, आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, बट आप लोग को जो लग रहा है ना कि यार ये रोज़ रोज़ की मेहनत कैसे होगी, फिर मैं जो दूसरा मेरे खुद की पढ़ाई करने का तरीका है वो नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, अगर लगता है कि हम सेल्फ स्टडी से खुद से कर लोगे, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि यार हम खुद से ट्राई कर चुके हैं कई अटैम्प्ट, हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ गलती कर रहे हैं, तो फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे चलिए प्लीज़। लेकिन ये डेली की मेहनत ही है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं आखिरी में दिसंबर के बाद जाग जाऊँगा। ओके, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कॉटन की हम बात करें। मैंने कल आपको पहले तो एक बताया था, हमारे स्टूपिड मिनिस्टर ने कितनी घटिया बात बोली है कि हम बांग्लादेश जैसी कॉटन डील कर लेंगे USA के साथ, यानी कि USA से हम लेंगे कॉटन, ठीक है, उस कॉटन से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोथ्स इंडिया में, और फिर हम इन्हीं क्लोथ्स को जब USA भेजेंगे ना तो हम पे ये 0% टैरिफ लगाएंगे। ऐसी अरेंजमेंट बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ है, लेकिन फिर ये जो इंडिया में फार्मर्स कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ये कहाँ सेल करेंगे अपना कॉटन? ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो हमारे मिनिस्टर कुछ भी बोल देते हैं। एनीवे, तो देखिए, कॉटन में हम लोग कभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन 2002 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमने, स्पेशली अटल जी की सरकार ने, हमने BT कॉटन वगैरह इंट्रोड्यूस किए। और BT कॉटन इंट्रोड्यूस करते ही यहाँ पे हमारे कॉटन्स की जो ग्रोथ थी उसमें करीब 196% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। और 12-13 तक एक टाइम ऐसा आया जब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए थे इसके, कॉटन के, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए थे। ओके, लेकिन ये जो BT कॉटन्स हैं, इनमें जो सीड्स वगैरह यूज़ होते थे वो आते थे बहुत ज़्यादा हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद बाय द प्राइवेट कंपनीज सच एज मॉन्सेंटो, राइट। अब फिर हमने क्या किया, 2012-13 तक जब हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, तो 2012-13 के बाद आई थिंक 2015 में समथिंग, ओके, हमने कुछ रूल्स ले आए कि देखिए जो सीड्स हैं ना उनकी प्राइस पे हम एक कंट्रोल लगाएंगे कि आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट कंपनीज़ को पसंद नहीं आया कि हम इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं इस फील्ड में, तब जाके हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, और अगर आप प्राइस रेगुलेट करोगे तो फिर हमें नहीं करना कुछ इन्वेस्ट आपके देश में। ओके, हम इस तरह की किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से अब नतीजा ये हुआ कि आज हमें कुछ कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जबकि हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे। ओके, तो मैं यहाँ पे अब इसके लिए सरकार ने यहाँ पे बात की है कि चलिए हम कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन लॉन्च करेंगे। अब ये बताइए कि आप कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन लॉन्च तो कर लोगे, लेकिन कैसे करोगे? सीड प्राइस आपने रेगुलेट कर रखे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज आपके साथ कुछ करना नहीं चाहती, ठीक है। पब्लिक फंड अगर आप इन्वेस्ट कर भी दो गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप कुछ बेटर सीड्स बना पाओगे, ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास वो ट्रेंड मैन पावर है? क्या आपके पास वो साइंटिस्ट हैं? कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस होते हैं उनकी हालत क्या है। ओके, सिर्फ नाम की डिग्री रह गई है। और यहाँ पर जब हमारी ये जो 194% की ग्रोथ हमने देखी थी, आज ये हाल है 2014 के बाद से कि हमारी जो कॉटन में ग्रोथ थी उल्टा 2% नीचे चली गई है। तो अब सरकार कह रही है हम कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन लाएंगे और इसमें हम लोग जो ईल्ड है पर एकड़ इसको बढ़ाने पे ध्यान देंगे। बट सवाल वही उठता है कि कैसे बढ़ाओगे? क्या पब्लिक फंड इन्वेस्ट करने से हो जाएगा? प्राइवेट कंपनीज आपके साथ करना नहीं चाहती इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आपके पास है नहीं, कुछ ट्रेन मैन पावर साइंटिस्ट आपके पास है नहीं, तो सिर्फ मिशन लॉन्च कर देना और बड़ी बड़ी लॉफ्टी गोल सेट कर देने से कैसे होगा? ओके, तो ये पूरी सक्सेस स्टोरी मैंने आपको एक समरी के फॉर्म में दी है। इन 2002 इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड BT कॉटन, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। तो यहाँ पे 196 नहीं 193%, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन था इट जंप बाय 193%, और जो हमारी ईल्ड थी वो इम्प्रूव हुई बाय 88%, और हम बन गए वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत है। ओके, महाराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन एंड इवन वेस्टर्न MP, दैट इज़ मालवा प्लेट्यू। ओके, अब हमने क्या गलती की? 2014 के आसपास आते आते हमने क्या गलती की? फर्स्ट किया कि हमने प्राइस कंट्रोल लगा दिया। इन 2015-16 गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड एंड स्ट्रिक्टली कैप्ड द सीड प्राइसेस एंड ट्रेड फीस। ट्रेड फीस होती है रॉयल्टी,
ठीक है, जैसे अगर सरकार या हमारी कोई कंपनी ये सीड्स लेकर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो उनको वहाँ पर रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है जिस कंपनी ने, जैसे मॉन्सेटो। तो ट्रेड फी पर लिमिट लगा दी हमने और सीड के प्राइसेस पर भी लिमिट लगा दी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी स्टैग्नेशन, बिकॉज ऑफ दीज प्राइस कैप एंड अनप्रडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मेजर टेक प्रोवाइडर्स लाइक मॉन्सेंटो विड्रू देयर एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन सीड्स फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, उन्होंने अपने बाकी एडवांस नेक्स्ट जनरेशन वाले सीड्स देना बंद कर दिए इंडिया को। द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी, नाउ सिंस 2014-15 कॉटन प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइंड एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 2%। राइट, सो इंडिया मेंटेन्ड इट्स अगर हमने अपनी 2014 से पहले जैसी ग्रोथ चल रही थी, अगर हमने वो भी मेंटेन की होती तो भी आज हम लोग बहुत आगे होते। ओके, और हमारी हालत आज ये हो गई है दैट हम लोग एक्सपोर्टिंग कंट्री होने की बजाय हम लोग 4 मिलियन बेल्स हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। बेल्स मतलब 170 kg, ठीक है, एक बेल्स में 170 kg, तो हमें इतना सारा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब हमारे मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हम ये सारा इंपोर्ट यूएसए से कर लें, और यूएसए से फिर जब हम क्लोथ को इंडिया में बनाकर हमारी टेक्सटाइल कंपनीज वापस एक्सपोर्ट करेंगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे कपड़ों पे 0% टैरिफ लगेगा। राइट, अब ज़रा आप प्रोडक्शन देखिए कि जो ईल्ड है वो कितनी ज़्यादा है। हमारी ईल्ड है जस्ट 441 किलो पर हेक्टेयर। ओके, यूएसए की देखिए पहले, नियरली हमसे डबल। ओके, चाइना की देखिए, उनसे भी डबल। ऑस्ट्रेलिया की देखिए, ये भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ने अपनी वो टेक्नोलॉजी, अपने वो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स यहाँ पे शेयर किए इन कंट्रीज़ के साथ, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाया। अब आप ये मत कहना कि सर अपने यहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इंपोर्ट करने में बुराई क्या है, कहीं से भी इंपोर्ट करो, यूएसए से कर लेंगे इंपोर्ट। हाँ, कर सकते हो, लेकिन यूएसए के दबाव में सरकार ये करेगी कि वो जानबूझ के ये चाहेगी कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम ही रहे, ताकि देश में कोई ये ना कह पाए कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सरकार क्या देगी, देखिए अपना प्रोडक्शन कम है, अपनी नीड ज़्यादा है, तो अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सरकार इसमें मिशन भले ही लॉन्च कर रही हो, लेकिन ना तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, ना प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोई डील करेंगे कि हमें बेस्ट क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाएँ, ना हम अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई इंप्रूवमेंट करेंगे। जस्ट कि सरकार को मुँह छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी कि कमी थी इसलिए इंपोर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने ये मिशन लॉन्च किया है इन अप्रैल 2026। कैबिनेट अप्रूव्ड ए न्यू मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी विद ए बजट दिस मच। द गोल इज टू रेज द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 441 किलो पर हेक्टेयर टू 755 किलो पर हेक्टेयर बाय 2031। ओके, और ये देखिए कि यूएसए का प्रोडक्शन आज का है, हम अब टारगेट भी अगर अभी कर रहे हैं तो 755 बाय 2031, और ये कंट्रीज ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन कर रही हैं। ओके, सो 2014 के बाद से मनमोहन सिंह के शब्द बिल्कुल सच हुए हैं, कमिंग ऑफ दिस मैन इज़ अ टोटल डिज़ास्टर हर वे में। ओके, नेक्स्ट इज कि डेटा सेंटर्स के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, डेटा सेंटर्स हमें बनाने हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, और आंध्र प्रदेश इसमें सबसे आगे जा रहा है कि हम लोग सबसे लीड करेंगे इसको, बिल्कुल कीजिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप एज अ एस्पिरेंट आप ये सोचिए कि हम लोग इसमें कहाँ गया, ओके, आखिर इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे इंडिया के लिए अगर हम लोग ये करते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इंडिया इज़, अब ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, खुद का कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और सोचिए पॉइंट्स मन में। सबसे पहले, क्या इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री नहीं है? ऑलरेडी हैं हम लोग वाटर स्ट्रेस कंट्री। ओके, तो ये जो डेटा सेंटर्स वगैरह बनेंगे ये 24 घंटे चलते हैं और बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए इनको, तो उस वजह से इनकी कूलिंग भी करनी पड़ती है आपको। और एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 2 मिलियन लीटर पर डे इतना यूज़ होगा सिर्फ 100 मेगावाट के डेटा सेंटर को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि हमने कितने बड़े बड़े टारगेट रखे हैं, तो कितना वाटर यूज़ होगा आप वो देखिएगा। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट वाटर की वर्सेस इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट का एक कन्फ्लिक्ट शुरू होगा इससे। ओके, सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ आएगी कि एग्रीकल्चर में भी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, डोमेस्टिक में भी देनी है, वर्सेस इंडस्ट्री वाला कन्फ्लिक्ट। लेकिन उसके साथ सबसे पहला चैलेंज आएगा ग्रिड ओवरलोडिंग का। ओके, थर्ड,
एनवायरमेंट कंसर्न क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट द डे 24 घंटे चलते हैं और बहुत सारी हीट एमिट करते हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। और कार्बन फुटप्रिंट्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ फिर क्या और डेवलप होगा? अब कनेक्ट कीजिए अर्बन हीट आइलैंड्स, इस तरह की सिचुएशन और ज़्यादा बनती जाएगी। फिर इसमें हमारे वो जो 2070 के गोल हैं, उसके बाद वो 2030 का INDC है, वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। देन देयर इज़ कि जैसे अभी ये जो न्यूज़ है ये विशाखापट्टनम की है, तो इस तरह के जो कोस्टल एरियाज़ में होंगे, कोस्टल सिटीज़, इवन मुंबई भी, ठीक है, तो उनमें इट विल ऑलवेज बी वल्नरेबल टू क्लाइमेट। एक साइक्लोन आया और ख़त्म, सारी ग्रिड विड उखाड़ के फेंक देगा। ओके, देन फोर्थ इज कि जो डेटा सेंटर होते हैं दे आर मोस्टली ऑटोमेटिक काइंड ऑफ। ओके, अब जैसे हम लोग IT पार्क बनाते हैं, उसमें जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्लस्टर्स बनाते हैं, उसमें जॉब्स मिलती हैं। देखिए ये जो डेटा सेंटर है ना, फर्स्ट थिंग इज़ कि इनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इंजीनियर्स चाहिए आपको, जितने भी चाहिए, लेकिन मोस्टली ये जो चीज़ें होती हैं दे आर काइंड ऑफ ऑटोमेटिक, ये अपने आप ही चलती हैं मोस्टली। तो यहाँ पर ये आपको और ज़्यादा जॉबलेस ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। मतलब हाँ ठीक है, आपको डेटा सेंटर बनाना है बनाइए, लेकिन ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको भी ध्यान में रखिए, ये चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। ओके, एंड देन फिफ्थ, बस 4 या 5 पॉइंट ही मैं आपको हमेशा कहता हूँ, प्रिपेयर कीजिए किसी भी टॉपिक पर, और इतने सिंपल पॉइंट रखिए जो ईजिली आपको याद भी हो जाएं। फर्स्ट इज़ कि हमारा रेगुलेटरी नॉर्म्स देखिए यहाँ पर, वी लैक दैट स्पेशलाइज क्लियरेंस, ठीक है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट पे तो असर हो रहा है, लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए हमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा? ओके, कि ये हमारे यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको और इंक्रीज़ कर देंगे, वाटर स्कैरसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका क्या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है या नहीं करना है? तो इसके जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जो मेजर्स हैं, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सभी सिटीज़ पर होड़ में लग गई कि हमें डेटा सेंटर का हब बनना है, हमें बनना है। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, उसके बाद विशाखापट्टनम, ये सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगी हुई हैं। एंड देन एक और चीज़ निकल के आएगी, वो है E-वेस्ट, क्योंकि इनके जो सर्वर्स होते हैं ना वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं हार्डली 3 to 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे काफ़ी सारा E-वेस्ट जनरेट होगा, उसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं वो भी देखनी होंगी, राइट। तो ये पांचों पॉइंट अब जरा एक नज़र डालो इन पे। अब मुझे बताओ कि इनमें क्या टफ़ है। अगर आपको डेटा सेंटर में पूछा जाए क्या चैलेंजेस होंगे, तो वाटर स्ट्रेस कंट्री हैं हम ऑलरेडी, उसमें इतनी सारी दिक्कतें होंगी। देन देर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। एनवायरनमेंट में कार्बन फुटप्रिंट, अर्बन हीट आइलैंड, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। देन ऑटोमेटिक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ले जाएगा। उसकी वजह अगर ये पैसा आप IT पार्क और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लस्टर में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होता। देन देर इज़ रेगुलेटरी, देर इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इवन क्लैरिटी कि क्या इसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए या नहीं, और ये जो E-वेस्ट जनरेट करेगा उसे कैसे हैंडल किया जाएगा और कौन हैंडल करेगा, ये सारी चीज़ें। ओके, सो दीज आर 5 पॉइंट्स कि ये जो डेटा सेंटर है ये खोलना अच्छी बात है, बट इसके साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। वाई आंध्र प्रदेश प्लान्स टू लेट डेटा सेंटर बाय एंड डिस्ट्रीब्यूट ओन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये न्यूज़ उतने काम की नहीं है हमारी। ये कह रहे हैं कि जैसे रेलवे है, ठीक है, रेलवे सरकार से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, ठीक है, अब उसने जो खरीदी वो उसका ओनर है, अब उसके पास जितनी यूज़ उसे करनी होगी वो करेगा, उसके बाद बाकी की वो चाहे तो बाहर सेल कर सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं तो ठीक है, फाइन, ये मॉडल चल जाता है वहाँ पे कि आपको हम एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर का भी स्टेटस दे रहे हैं, आप कर सकते हो। लेकिन ये पहली बार होगा जब किसी प्राइवेट कंपनी को इस तरह का स्टेटस दिया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डेटा सेंटर्स फंक्शन अंडर द टैग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटर बाय ग्रांटिंग दैम ए डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। बट ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, मुझे आपको जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब जरा इस पर नज़र डालोगे एक बार। Andhra Pradesh is leading the race to become the major data center hub among Indian states. गूगल सेटअप कर रहा है 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन विशाखापट्टनम, और मैंने आपको क्या बताया वहाँ पर, ठीक है, कि आप ये 1 गीगावाट तो छोड़ दीजिए, 2 मिलियन लीटर पर डे वाटर की ज़रूरत पड़ती है जस्ट 100 मेगावाट के लिए। ओके, तो आपको कितनी वाटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कूलिंग करने के लिए, उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे। उसके अलावा स्टेट ने खुद भी कहा है कि हम खुद भी, गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि वी विल क्रिएट 5 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी इन विशाखापट्टनम अलोन। ओके, और द कंट्रीज इंस्टॉल्ड डेटा सेंटर कैपेसिटी करेंटली इज़ 1.2 गीगावाट, बट इट इज़ एस्टिमेटेड टू क्वाड्रपल बाय 2030। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा इंडियन एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा
द हिंदू की तरफ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आज, बस कुछ टिटबिट्स हैं छोटी सी, वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ओके, नेपाल के साथ हमारा जो डिस्प्यूट है काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियादुरा, ओके, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी ऑन 1 जून। तो अगर नहीं देखा हो तो न्यूज़पेपर की वो वाली PDF में से जाके बस रीड कर लेना, वीडियो देखने में दोबारा टाइम वेस्ट मत करना, बस उसको रीड कर लो, काफ़ी है। ओके, यहाँ पे आज इन सब में कुछ ज़्यादा मुझे काम का लगा नहीं। ये बस इतना है कि नॉर्थ ईस्ट को पहले हम लोग सिर्फ एक बॉर्डर लैंड की तरह से देखते थे, आज हम उसे एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स की तरफ से देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी कि वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स या आप ओवरऑल कह लीजिए क्रिटिकल मिनरल्स, आज इनकी बात की जा रही है कि यहाँ की ज़मीन में काफ़ी हो सकते हैं। दूसरा कि हम सर्विस सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो हम इस पे टारगेट कर सकते हैं। और थर्ड कि हम लोग सिक्किम की तरह ही यहाँ पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ हम लोग यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिज़्म में एक चीज़ आड़े आ जाती है, दैट इज़ इनर लाइन परमिट। ओके, तो ये 4 बातें हैं यहाँ पर बस। और क्रिटिकल मिनरल्स है तो ऐसा उनका मानना है कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सब आज जो पूरी वर्ल्ड इनके अराउंड घूम रहा है, तो ये हमारे इस रीजन में भी हो सकते हैं। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ स्ट्रेटेजिक पर्पज़ से नहीं देख रहे हैं बॉर्डर लैंड की तरह, आज हम उसको एक रिसोर्स की तरफ से भी देख रहे हैं। ये कुछ नहीं किया सरकार ने, कि जनरली क्या है कि पार्लियामेंट ये करता था कि नंबर ऑफ़ जजेस वगैरह बढ़ाने, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू ही बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई ज़्यादा सरकार के अगेंस्ट जा नहीं पा रहा है इस बार। ओके, तो यहाँ पे बस एक पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए अपने नोट्स में, एन इंडिपेंडेंट कोर्ट, फियरलेस कोर्ट, टू वन दैट बैंड आउट ऑफ फियर और सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू द अपॉइंटिंग पावर। ओके, इस तरह के कोर्ट की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट जजेस की, वो बढ़ा के 34 से 38 कर दी है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से। बट उसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है जो मुझे आपको उस टॉपिक पे टाइम देना हो। इंडिया एंड इंडोनेशिया, चलो ये जो छोटी मोटी कंट्रीज होती है ना, जिन पे कभी प्रॉपर अपने आप में तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मिक्स एंड मैच ही आएगा पूरे ग्रुप का। ओके, तो मैंने वेनेजुएला आपसे कराया था उस दिन कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से थोड़ी सी इंडोनेशिया पे बात करते हैं। तो पहले आप 3 चीज़ें याद रखिए जो हम इनके साथ एक्सरसाइज करते हैं। वन इज समुद्र शक्ति। ओके, ये बायलैटरल हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवीज़ के बीच में होती है समुद्र शक्ति। उसी तरीके से होती है गरुण शक्ति, राइट, ये हमारी आर्मीज़ के बीच में होती है। देन एक और है इंडो कॉर्पेट, राइट, ये बायएनुअल है, ये हर साल नहीं होती है, दैट इज़ बायएनुअल एक्सरसाइज। और ये आपका मोस्टली इलीगल जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए होती है समुद्र में। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा कि जो हमारे पास है यहाँ पे अंडमान निकोबार, इनके पास है यहाँ पे अचय पेनिनसुला, और उसी में है इनका सबांग पोर्ट। तो हमारे अंडमान निकोबार की सबसे नीचे की टिप है इंदिरा पॉइंट, जो कि थोड़ा सा डूब गया था सुनामी आने के बाद। तो इंदिरा पॉइंट और सबांग पोर्ट में हार्डली 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन सकता है इस रीजन का, इसलिए हमारा इनके साथ कॉपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वेसल्स को, दोनों आर्मीज़ को मिलकर। हमें देन वो हम लोग क्या कहते हैं कि सी लेन्स जो है हमारे, उनको ओपन रखना है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सी, राइट। नेक्स्ट इज़ अगर हम ट्रेड की बात करें तो कॉमोडिटीज़ में हम लोग क्या ले रहे हैं इंडोनेशिया से, सबसे ज़्यादा हम लोग इंडोनेशिया से लेते हैं पाम ऑयल। और इंडोनेशिया ने हमारी मदद भी की है कि हमने जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम लॉन्च किया है, जो कि किस रीजन पर टारगेट कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हम ऑयल पाम का कल्टीवेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें भी इंडोनेशिया हमें कॉपरेट करता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो हम इनको क्या दे रहे हैं बदले में, अच्छा एक और चीज़ हम इंडोनेशिया से जो लेते हैं वो है कोल, ये भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग। और हम लोग इनको दे क्या रहे हैं, तो हम लोग दे रहे हैं इनको पेट्रोलियम, यानी कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आता है, रिफाइन होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि हम इनको शेयर करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम। हम सबको सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महंगा पेट्रोल हम अपने खुद के लोगों को दे रहे हैं। ओके, तो अपने घर में आग लगाओ एंड दूसरे के घर में रोशनी करो, वो कहानी चल रही है इस वक्त।
एनीवे इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो कि हमारे रीजन में ज़्यादा उगते हैं हम वो भी शेयर करते हैं। उसके अलावा बाकी वो सब आप बोल बच्चन डाल सकते हो, स्टील व्हीकल्स वगैरह वगैरह, मशीनरीज एंड ऑल। मशीनरीज में भी हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फिर उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग मजबूत बनाना चाहते हैं। तो उसमें आप वो जैसे हमारे पास यूपीआई है, ऐसे उनके उनके पास भी एक सिस्टम चलता है, उसका नाम उन्होंने कुछ QRIP रखा हुआ है, ठीक है। तो UPI एंड QIRP ऐसे ही कुछ नाम है उनका, राइट। फिर वो सारी बातें आप कर सकते हो कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, तो उसमें नैम वाली चीज़ें आ जाएंगी, G20 का पार्ट हो, IORA आ जाएगा उसमें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक और बात याद रखना कि हमारे इसरो का ना यहाँ पे इंडोनेशिया में एक ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर है यहाँ पर, ओके। तो हम लोग उसमें भी इंडोनेशिया की भी अपनी स्पेस एजेंसी है, तो हम लोग उसमें भी उसको मदद करते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बस आप सोच सकते हो एक बार को। ये एक्सरसाइज ज़रूर याद रखना तीनों, क्योंकि ये वो पूछता है एग्ज़ाम में आपसे, ओके। ऑयल पाम मिशन याद रखिएगा, और दूसरा कि हम लोग ये जो रिफाइंड पेट्रोलियम वगैरह दे रहे हैं, डिजिटल पेमेंट की बात है यहाँ पर, बस इतनी सी। तो इंडोनेशिया के साथ बस इतना ही है, बाकी तो सब मिलना जुलना इनका लगा रहता है, बट आज तक हम लोग इतना ही कर पाएँ। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो उनने इसी तरह के बोल बच्चन किए होंगे। cooperation in defense and security, in maritime, trade, investment, pharma, healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular, cultural domain and so on, okay। सो बोल बच्चन टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बस आपको उतनी बताई है जितने हमारे काम का है, दिस वन एंड दिस वन, बस। आगे चलते हैं। ये वही है, जुडिशरी में वो कह रहे हैं कि ठीक है हम AI यूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन इसको बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के यूज़ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कैन बी एन एड टू ह्यूमन रीजनिंग रादर दैन अ सब्सटीट्यूट फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशियल थॉट। हाँ, बाय द वे हमारे इस वक्त सारे के सारे जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ लॉयर्स भी ये लंदन में इस वक्त एक बार का बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ओके। अब बस ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये लोग RTI के थ्रू कि इसके लिए पेमेंट कौन कर रहा है, क्या टैक्स पेयर पे कर रहा है इस वाहियात चीज़ के लिए, या फिर ये लोग अपने खुद के खर्चे पे कर रहे हैं, ओके। सो देश में खासकर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे मोदी जी ने क्या कहा था, विदेश यात्राएं कम करें। चलो, SMR मैंने आपके साथ बात की थी, हमने बजट में अनाउंस भी किया कि इंडिया SMR पे वर्क करेगा, बट हमारे यहाँ पर इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तो छोड़िए, अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। लेकिन इससे पहले 2 SMR प्रोजेक्ट चल रहे हैं सक्सेसफुली, एक है रशिया में और एक है चाइना में, और अब एक चलाया है USA की एक प्राइवेट कंपनी ने। जस्ट फोकस ऑन दिस प्राइवेट US कंपनी, दे हैव अचीव द फर्स्ट क्रिटिकलिटी इन दिस SMR, और इस रिएक्टर का इन्होंने नाम रखा है Mark 0। Okay, so we just talk, okay, we Indians we only talk, and especially under this government we talk a lot but we don't do anything। anyway, अब देखिए इसराइल अगर साइबर थ्रेट की बात की जाए ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हैकिंग करता है तो वो इसराइल करता है। तो इवन USA भी इस बात को लेकर वरी है कि इसराइल की ये हरकतें ठीक नहीं है। इसराइल हैड बीन अटेम्प्टिंग टू स्पाई ऑन टॉप US ऑफिशियल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल डेलिब्रेशन ऑन कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, ओके। तो आप चाहे कह सकते हैं कि सर ये तो आपकी पर्सनल सोच होगी, नहीं पर्सनल नहीं है, बट जो एप्स्टीन फाइल है, ठीक है, काफ़ी सारे इस तरह के फुटेज आए हैं जो दिखाता है कि ट्रंप का इन आइलैंड पे जाके गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना आज से ही नहीं बल्कि कई 20 साल से वो इन चीज़ों में एक्टिवली रहा है, ओके। और कई उस पर आरोप भी लगाए हैं उसके अंडर में जिन लड़कियों ने काम किया है। और इस एप्स्टीन का जब भी देख लीजिएगा, आप लिख के रख लो, जब भी इसका सरगना निकलेगा ना, वो निकलेगा नेतन्याहू ही, क्योंकि उसका सिंपल था, जिनको अय्याशी करनी है बुलाओ सबको एप्स्टीन आइलैंड पे। एक एप्स्टीन नाम का आदमी अपॉइंट कर दिया उन्होंने इस काम के लिए, कराओ इनको अय्याशी, लेकिन इनके सारे प्रूफ रखना, और कल को इन्हीं की दम पे हम ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि वो सबूत हमारे पास होंगे जिनसे इनकी सरकारें गिर जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों ट्रंप ने आते ही वो JCPOA जो साइन करके गया था ओबामा, वो इसने डिसमेंटल कर दी और ईरान पे अटैक के लिए भी तैयार कर लिया, जबकि ट्रंप का नेचर वैसा है नहीं। वो बात करता है सिर्फ बिजनेस की, प्रॉफिट की। वो ऐसा आदमी है नहीं कि वो वॉर जैसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में रिसोर्स बर्बाद करेगा। लेकिन ये सिर्फ नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग थी, ये इजराइल का प्रेशर था, और वहाँ पे जो जूइश लॉबी है USA में, उसका प्रेशर था कि ट्रंप को इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन जब उसने देखा कि ना तो इजराइल जीत पा रहा है ना हम जीत पा रहे हैं और इसमें हम फंस जाएंगे, तो उसने ज़बरदस्ती बहाना बना के कि नहीं निकलो इससे बाहर, पाकिस्तान को बोलो
मीडिएशन करे, पीस डील करे, और ईरान को काफ़ी नुकसान हो भी चुका था, तो वो भी सोचा था चलो किसी तरीके से वॉर तो रुके। लेकिन इस एप्स्टीन फाइल का जब भी हिस्ट्री में आगे चल के काम क्लियर होगा, नाम क्लियर होगा, ये निकलेगा नेतन्याहू ही इसका मास्टरमाइंड। अब देखिए यहाँ पर ये इज़राइल फिर से टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को, ये पीस डील नहीं होने देगा इज़राइल। पायरो प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, वही जो आग से हम कचरा जलाते हैं ना, वैसे ही हाल है। पायरो प्रोसेसिंग इज चेंज इन ए सॉलिड मटेरियल फिजिकली और केमिकली यूजिंग दी हाई टेम्परेचर। बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव एक्ट होता है। सीमेंट मेकिंग में यूज़ होता है, मेटलर्जी में, न्यूक्लियर पावर में, बस इनका तरीका अलग अलग है। जैसे मेटलर्जी में ये यूज़ क्यों किया जा रहा है, टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इन द मल्टीपल स्टेजेस, जबकि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में ये क्यों किया जाता है, टू रीप्रोसेस द स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, बट कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। All right, so that's it for this session. Now what I want to tell you is कि अब मैं आपको एक प्रॉपर पूरा प्लान बना के दूंगा कि हम किस तरीके से इस मेंटरशिप में काम करने वाले हैं। मैं आपको स्टैटिक सिलेबस का भी पूरा बना के दूंगा कि हम लोग वीक में कब कब कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे और किस तरीके से उन पे बेस्ड एमसीक्यूज़ सुनने में आपको शायद थोड़ा लाइट लगता होगा, बट वो टेस्ट ही रहेगा। आप ये मान लीजिए कि करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो, आप थ्रू आउट द ईयर टेस्ट मोड में ही रहेंगे, एक भी दिन आपको लीनियंट नहीं छोड़ा जाएगा। ऑलराइट, एंड मंथली पेमेंट वही रहेगी 349 रुपीज़ पर मंथ। बट अभी मुझे आपके साथ उससे पहले आपको शो करने के लिए, वैसे पुराने वीडियोस हैं वहाँ पर ऑलरेडी, थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन करने हैं और कुछ मेंस 450 प्लस के सेशन करने हैं आपके साथ। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे पुराने वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना आपको बेनिफिट करेगी और कितना नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।